हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके चलते हैं जहाँ पे हम लोग मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मोलैलिटी क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी को पढ़ लिया था, वहाँ पे हमने मोलैलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। आज हम लोग मोलैलिटी को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान सा है ये भी टर्म। मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आप समझने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन इसका है, कहते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट is known as molality of solution। तो ये बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है। देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैलिटी में भी होता था, यहाँ पे भी है। डिफरेंस क्या है, वहां पे होता था पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे है पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की जगह पर क्या आ गया, सॉल्वेंट, और वॉल्यूम की जगह पर क्या आया, मास। तो ये मोललता का डेफिनेशन है कि प्रति किलोग्राम विलायक के प्रति किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो ये बहुत ही आसान सा बात है। क्या बताया हमने कि विलायक के प्रति किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला आ सकता है, हम लिख सकते हैं कि सर मोलैलिटी इक्वल टू मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या फिर आप कह सकते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मेरे पास मोलैलिटी निकालने का ये फॉर्मूला। अब अभी तक हम सॉल्यूशन के बारे में लेकर चल रहे थे, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन हमें यहां पर सॉल्यूशन के जगह पर सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब सॉल्वेंट का मास लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत ही इजी सा काम है। हमने पढ़ा सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नहीं, सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मेरे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास निकाल, क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे। तो लीजिए, आपके पास आ गया मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सपोज कर लीजिए आपको दे दिया गया, आपको मान लीजिए दे दिया गया लेट, सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हमें दे दिया गया है मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू ए ग्राम। अगेन दे दिया गया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू W। फिर दे दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू B ग्राम। अब हमें मान लीजिए कि मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, तो बहुत इजी सा काम है। हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास करेंगे तो मोल निकल जाएगा। लीजिए निकल गया A/W की ये मोल निकल गया। अब चाहिए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करेंगे B माइनस ए, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा B माइनस ए, तो इनटू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई B माइनस ए। अब देखिए ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, तो यहाँ पर ये भी ग्राम में होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला बनता है
और यही फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से आप मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको जरा कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको डेवलप कर दें। आइए एक क्वेश्चन में लिखता हूं, बहुत ही आसान सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कर लीजिए क्या है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 200 grams of a solution. If the molar mass of solute is 60, then what is the molality of solution? चलिए इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करने का प्रयास करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हमने। कह रहा है कि 20 ग्राम विलय पदार्थ कहां उपस्थित है, 200 ग्राम सॉल्यूशन में। तो कह रहा है यदि मोलर मास किसका, यदि सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान दे दिया गया 60, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन का मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। कीजिए कैसे करेंगे हम, तो मोलैलिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर, मोलैलिटी इक्वल टू भी अपने फॉर्मूला पढ़ा, A मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W इंटू B माइनस A। अब देखिए A आपको कहां कहां है, जरा देखिए तो A कहां कहां है, A कहां है, A आपका ये हो गया, और 200 ग्राम क्या हो गया, B हो गया, और ये क्या हो गया आपका W। तो हमें A भी पता हो गया, B भी पता है, और W भी। चलिए तो A का वैल्यू रख देते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W हो गया 60, और B माइनस A कितना हो गया, 200 माइनस 20 यानी कि 180। इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, 1000 डिवाइडेड बाई 540, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, आप इन तरीकों से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, अब देखिए मान लीजिए आपको दे दिया गया यहाँ पे इस तरह से, इसी क्वेश्चन में जरा मॉडिफाई कर देते हैं। यहां पे सपोज कीजिए कि यहां पर आपको क्या दे दिया गया, 20 किलोग्राम ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, अब फॉर्मूला में आप ये सोच रहे हो कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे यही फॉर्मूला, तो जरा देखिए मेरे पास इसके लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या देंगे आप, आपको पता है मोल्स निकालना है, तो मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो अब आपको सॉल्यूट का जो मास चाहिए वो किसमें चाहिए, ग्राम में, और है किसमें दिया हो यहाँ पे, किलोग्राम में। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मेरे पास फॉर्मूला फिर यही होगा, और क्वेश्चन हम बना सकते हैं ऐसे, आसानी से बना सकते हैं। हो जाएगा सर 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड 1000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 80। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 25/6 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना, चाहे आपका मास यहाँ पे किलोग्राम में हो या ग्राम में हो, फॉर्मूला दोनों में एक ही होता है। कंडीशन क्यों ऐसा लगाते हैं, तो आपको हम बताए कि मोल्स हम जब भी निकालते हैं तो कैसे में लेते हैं, सॉल्यूट का या जिसका भी मोल्स निकालना हो उसका मास किसमें लेना पड़ता है हमें, ग्राम में, और डिवाइडेड बाय उसका क्या करते हैं हम लोग, मोलर मास करते हैं।
तो ये आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करने का हमने एक आसान सा तरीका बताया। आइए हम कुछ और बातें जानते हैं। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि सर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। कहते हैं जैसे आपने पढ़ा कि आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, मोलैरिटी आपका इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो क्या इसका वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा या फिर पड़ेगा ही नहीं, तो आप बताना क्या कहना कि सर मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। मतलब मोललता जो होती है वह ताप से स्वतंत्र होती है, ताप के प्रभाव से बिल्कुल ही स्वतंत्र होती है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो पॉइंट हमने लिखा है यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। हालांकि पहले तो ये क्वेश्चन ये पॉइंट यूज आता था इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स में भी, बहुत पहले की बात है, लेकिन अब इसका वैल्यू वहां पे कम हो चुका है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इधर रिसेंटली भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या टेम्परेचर से एक इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम कुछ और बात जानते हैं। चलिए अब हम लोग एक चीज सीखते हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। हम सीखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है यह हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जब भी हमें रिलेशन ड्रॉ करना होता है किसी दो क्वांटिटी के बीच में, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी दो क्वांटिटी में जो रिलेशन ड्रॉ करना हो तो हम एक काम करते हैं, बहुत ही आसान तरीका मेरे पास होता है कि हम उसका रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें उसका रिलेशन पता चल जाता है। तो आइए हम इसका रेशियो कैलकुलेट करके देखते हैं कि मोलैलिटी और मोलैलिटी का रेशियो क्या आता है। रेशियो जब निकल जाएगा तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए रिलेशन देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए जरा ध्यान से, आपने पढ़ा मोलैलिटी अपॉन मोलैरिटी, इक्वल टू मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। आइए मोलैलिटी क्या पढ़ा हमने, मोलैलिटी पढ़ा हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। चलिए देखिए एज रिजल्ट क्या हो रहा है, ये और ये तो यहां से कट आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर m अपॉन m इक्वल टू, चलिए इसको मान लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मेरे पास क्या आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और आइए क्या आ जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। चलिए हम इसको जरा ऐसे लिख ले, उल्टा करके लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं इसको मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। यहां में कोई डाउट है तो बताइए। बहुत ही आसान से काम किया, हमको रिलेशन ड्रॉ करना था, हमने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाला। रेशियो मेरे पास क्या आया, रेशियो मेरे पास आया मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी,
यानी कि मोलरिटी और मोलरिटी का रेशियो कितना आया, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, हम बताए थे क्या कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। आइए उसको पुट करके देखते हैं। हम यहां से यहां आ सकते हैं नाउ, क्या कर सकते हैं, तो m अपॉन m इक्वल कितना हो जाएगा, m अपॉन m मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन b माइनस मास ऑफ सॉल्यूट a, जिसको हमने पहले ही मान चुका, अपॉन क्या हो जाएगा b। तो मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया, ये एक रिलेशन आ गया, हम मोलरिटी अपॉन मोलरिटी कैलकुलेट हमने किया। एक दूसरा रिलेशन और भी कैलकुलेट कर सकते, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपको क्या क्या दिया गया, अब आपको मोल्स दे दिया गया है सॉल्यूट का, मोलर मास आपको पता हो सॉल्यूट का, और आपको सॉल्यूशन का डेंसिटी पता हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, लेट सपोज करें, लेट हम मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी, सपोज कर लेते हैं, और हम मान लेते हैं यहां से हमें कैसे पता कर सकते हैं। तो अब देखिए डेंसिटी पता है तो हमें मास मिल जाएगा, क्योंकि बी चाहिए मास चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हम कर सकते हैं, D इंटू V, और यहां से हमको मास चाहिए किसका, सॉल्यूट का, तो हम यहां पर से निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स अपॉन मोलर मास। नहीं, ये हम फॉर्मूला पढ़े हैं, कई बार ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको पुट करके देखते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलरिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि D मल्टीप्लाइड बाय V माइनस मास ऑफ सॉल्यूट मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि V। तो ये मेरे पास एक दूसरा रिलेशन आया, आप इसको ध्यान रखेंगे, यहां पे है क्या क्या आपने देखा, यहां पे D जो है वह डेंसिटी है, V क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का, M क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और W क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से आप क्या देखें, आप इस तरह से मोलरिटी को इस फॉर्मूला से, इस तरह से आप मोलरिटी और मोलरिटी में रिलेशन यहां से भी दिखा सकते हो और यहां से भी दिखा सकते हो। तो ये हमने एक छोटा सा लेक्चर दिया है आपके लिए, किस पर, मोलरिटी, और इससे पहले हमने पढ़ा था मोलरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था हमारे लिए, मोलरिटी और मोलरिटी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं एग्जाम्स में जनरली, आप ध्यान रखेंगे। अभी तक आपने जो भी सेक्शन किया है उसका रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहो, असाइनमेंट हमने दिया है और भी असाइनमेंट आपको मिलते रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें आप उसको लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने, मैं उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा, और आप देखते रहेंगे। आगे चलते हैं, तो ये हमने क्या किया, मोलरिटी को हमने कैलकुलेट करना सीखा, मोलरिटी को हमने पढ़ा, मोलरिटी को जाना, हमने थोड़ी बहुत बात की मोलरिटी के बारे में। अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, क्या, तो वो है आपके पास मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इधर क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप इसका आंसर मुझे देंगे। कह रहे हैं कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 15% या 20%,
20% wet by wet H2SO4 solution if density equal to 1.05 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन आपके पास हमने लिखा है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में हमें देंगे या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे आप इसका सॉल्यूशन बना करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा इसका सॉल्यूशन करके मुझे भेजना, सेंड करना। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसको जरा इसका सॉल्यूशन करके भेजना आपको। देखिए, आइए अब हम लोग अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अब बहुत सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है। अगेन हम इस टॉपिक का यूज चूंकि इसी चैप्टर में आने वाले टर्म्स के लिए भी करने वाले हैं। हम आने वाले बहुत सारे राउट्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम राउट्स के कई सारे नियम पढ़ेंगे, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। इसलिए ये जो टॉपिक आपके लिए है मोल फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे ये होता क्या एक्चुअली में, ये हम जानते हैं। मोल फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम ये कह लें कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में बहुत सारे बॉल्स हैं, बहुत सारे बॉल्स हैं, मैनी बॉल्स, बहुत सारे बॉल्स हैं। अब हम पूछेंगे कि एक बॉल के द्वारा इस पूरे कंटेनर का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जा रहा है, मतलब हम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो आप क्या करते हो सर, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल डिवाइडेड बाय क्या कर देते हो, टोटल वॉल्यूम। तो आपको पता चल जाता है कि एक बॉल ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, कितना वॉल्यूम उसने घेरा है। तो चलिए हम उसी तरह का ये भी काम होता है, फ्रैक्शन यहां पे भी हमको निकालना है। इसको हम लोग बहुत सारे नाम जानते हैं, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोलांश, कई सारे नामों से इसको हम जानते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमारे पास सॉल्यूशन का निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या करना होगा, सॉल्यूट का मोल्स डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, हमें टोटल मोल्स। सिमिलरली अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करना होगा, सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो हम यहां से मोल फ्रैक्शन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं, डेफिनेशन पहले जानिए इसका, कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉरी, इसको जरा हम फिर दूसरे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। जरा ऐसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent and total moles, that means n plus n. Total moles is known as mole fraction. Mole fraction of solute or salt. ये आप ध्यान रखेंगे। हमने क्या लिखा, हमने लिखा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि विलय का मोल या विलायक का मोल और कुल मोलों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। क्या बोला हमने बोला कि विलय का मोल या विलायक का मोल और कुल मोलों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, मोल अंश या मोलांश या मोल प्रभाज हम लोग कहते हैं।
तो यहां से हमको निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमें निकालना मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, तो हमें निकालना अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स यानी कि n प्लस n। एंड अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें किसका मोल लेना होगा, हमें सॉल्वेंट का मोल अपॉन क्या लेना होगा, n टोटल मोल्स। तो ये मेरे पास हम विलय और विलायक का मोल अंश यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं n बाई एन प्लस एन, या फिर कैपिटल N बाई एन प्लस एन, ये सॉल्यूट का और ये किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहां से मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला यहां से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जरा एक दो पॉइंट जरा देख लेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर अगर हम इस दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए हमें निकालना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना आएगा देखिए जरा सा, ये कितना आ जाएगा सर n बाई एन प्लस एन प्लस कैपिटल N बाई एन प्लस एन। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस एन, ऊपर भी हो जाएगा n प्लस एन, कट के कितना हो गया 1। तो आप यहां से कह सकते हो सर कि कह सकते हो कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना 1। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, हमेशा 1 होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, विलय और विलायक के मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो आप कह सकते हो सो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent is always equal to 1। आप इसे ध्यान रखेंगे, यह हमेशा कितना होने वाला है, यह हमेशा 1 के बराबर होने वाला है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो लीजिए आपके पास आ गया x ऑफ सॉल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट, यह कितना होने जा रहा है 1। अब आपको दोनों में से किसी एक का कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे का 1 में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर हमको सॉल्यूट का मोल पता चल गया तो हम सॉल्वेंट का कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्वेंट का पता हो तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपके लिए मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन के बारे में हम और भी चीजें जानेंगे, उसके लिए आपको फिर अगले लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। हम अगले लेक्चर में फिर से जानेंगे कि मोल फ्रैक्शन को और भी हम कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के क्या क्या यूजेज है, हम उसको कैसे आगे भी पढ़ सकते हैं, उसका यूज कैसे हम कर सकते हैं, इंप्लीमेशन उसका कैसे करेंगे, ये हम सारी चीज जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में आपके लिए इतना है, ठीक है, थैंक यू।